नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 10। जिनके मुख में जीवंत वाणी हो वह इस अनाचार की पूरी भर्त्सना करे। जिनके पास लेखनी हो वह इस दुष्टता से उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न को प्रकाश में लाए। जिनके पास मस्तिष्क हो वह योजना बनाए कि किस प्रकार पौशाचिकता से अपना सामाजिक मुक्ति पाए। पंच और चौधरी यदि सचमुच निष्क्रिय नहीं हो गए हों तो अपने प्रभाव को इस बात में लगावे कि हर दृष्टि से हेय और निंदनीय इस कुप्रथा को उनके क्षेत्र में से कितनी जल्दी विदाई मिल जाए। जिसके पास आत्मा हो उस पर अभिभावक को अपनी कन्या की तरह दूसरे की कन्या पर भी रहम करनी चाहिए और अपनी बर्बादी की तरह संबंधी की बर्बादी का भी दुख दर्द अनुभव करना चाहिए। जहाँ कहीं भी सज्जनता, करुणा, विवेकशीलता, सहृदयता और न्याय जिंदा हो उसे दुहाई देकर पुकारा जाना चाहिए कि वह यदि मर नहीं गई हो तो जीवित होकर इस युग में इस नृशंस असुर विवाह उन्माद से लड़ पड़ने के लिए शौर्य और साहस का परिचय दे। नए रक्त, नए विवेक, नए जोश और नए यौवन की पीड़ित मानवता ने पुकार है कि अनाचार के साथ समझौता करने से स्पष्ट इनकार कर दे। अभिभावक लाख थकते झकते रहें, उन्हें यही कारण चाहिए कि हम लड़कियां देने वाले के प्रति कोमल भावनाएं रखते हैं। हम उस उदार परिवार का रक्त पीने की दुष्टता ना करेंगे, भले ही हमें अविवाहित रहना पड़े, पर दहेज, धूमधाम, लंबी बारात तथा दूसरे कमर तोड़ खर्चों से जुड़े हुए विवाह ना करेंगे। प्रहलाद को पिता की, भरत को माता की, विभीषण को भाई की अवज्ञा करनी पड़ी थी। अनीति के विरुद्ध भगवान की भी अवज्ञा की जा सकती है और उसमें पाप या अनुचित होने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। समय ने अविवाहित युवकों और युवतियों को भी पुकारा है कि यदि उनके अभिभावक लोभ और व्यामोह को कीचड़ में बुरी तरह फंस गए हैं तो साहसपूर्वक आगे बढ़कर उन्हें निकाले और कलंक की कालिमा से हम सभी का मुख उज्जवल करें। खर्चीले विवाहों का अंत हर कीमत पर होना चाहिए और विवाहो उन्माद विरोधी आंदोलन को हर दिशा में सहयोग एवं समर्थन मिलना चाहिए। पूरे देश में विवाहों पर होने वाले खर्चे का हिसाब लगाया जाए तो यह पैसा राष्ट्रीय दृष्टि से इतना अधिक है कि इसे बचाकर देश का पूरा वार्षिक बजट अथवा बिना किसी कठिनाई के 5 वर्षीय योजनाओं का खर्च चलाया जा सकता है। व्यक्तिगत दृष्टि से यदि यह पैसा घर परिवार के स्वास्थ्य, निवास, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक कार्यों में लगाया जाए तो उससे अपने देशवासियों का स्तर हर क्षेत्र में ऊंचा उठ सकता है और वे प्रगति के आवश्यक साधन उपलब्ध होने पर समृद्ध देशों की पंक्ति में सहज ही खड़े हो सकते हैं। इस संदर्भ में यदि इस बात और भी बन पड़े तो उत्तम रहेगा कि उपजातियों का दायरा बढ़ा लिया जाए और बड़ी जातियों को ही पर्याप्त माना जाए। ब्राह्मण ब्राह्मण मात्र में, राजपूत राजपूत मात्र में, वैश्य वैश्य मात्र, कायस्थ कायस्थ मात्र में विवाह करने लगे तो इसमें शास्त्रीय परंपरा एवं संस्कृति का तनिक भी उल्लंघन नहीं होता। सनातन तो वर्ण मात्र है। उपजातियां तो यातायात की कठिनाइयों के दिनों में क्षेत्रीय लोगों का एक व्यापक वर्ग बन जाने से चल पड़ी है। अब क्षेत्रियों और संकीर्णता को बिना किसी संकोच के प्रसन्नतापूर्वक व्यापक क्षेत्र में परिणत किया जा सकता है। इसमें अच्छे जोड़े तलाश करने में बहुत सुविधा मिलेगी और दान दहेज का चक्रव्यूह भी सहज टूट जाएगा। धुरिया व उत्तर प्रदेश के सेठ मुकुंदी लाल तत्परतापूर्वक लड़की की तलाश कर रहे थे। लोगों ने समझा वह अपने लड़के के लिए संबंध खोज रहे हैं। जब संबंध तय हो गया और वे अपने लिए कपड़े आदि बनवाने लगे तब पता चला कि उन्हें बुढ़ापे में शादी का शौक चढ़ाया है। गांव में युवकों ने मिलकर उनके पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता को राजी कर लिया। पिता घर में तैयारी कर रहा था तब पुत्र की भावरें पड़ रही थी। बुढ़ा मन महसूस कर रह गया। युग निर्माण योजना ने आदर्श विवाह आंदोलन को बड़े सुव्यवस्थित और व्यापक परिणाम में आरंभ किया है और हर विचारशील भावना संपन्न व्यक्ति का आह्वान किया है।
वह व्यक्ति इसमें भाग लेने के लिए साहसपूर्वक आगे आए और अपना सहयोग प्रदान करे। प्रश्न, विवाह क्या है? आजकल विवाह संबंध किन आधारों पर तय किए जाते हैं? 2. विवाह संबंध का सच्चा आधार क्या होना चाहिए? 3. गृहस्थ में सुख शांति की आधारशिला क्या है? 4. विवाह उत्सव कैसा होना चाहिए? विवाह उत्सव में होने वाले अपव्यय पर प्रकाश डालिए। 5. विवाहों की रूपरेखा किस तरह की बनानी चाहिए? 6. आभूषण क्यों आवश्यक है? 7. विवाह में लड़के व लड़की वालों की मनोभूमि कैसी होती है? 8. कृतज्ञ किसे होना चाहिए व क्यों? 9. आज के युवकों का क्या कर्तव्य है? 10. हिंदू समाज में संगठित न होने का प्रमुख कारण क्या है? 11. विवाहोत्सव की परंपरा प्राचीन काल में कैसी थी? 12. आजकल विवाह उत्सव को कमर तोड़ भार क्यों कहा जाता है? 13. हमारे देशवासियों की औसत आय क्या है? 14. विवाह उन्माद से दोनों पक्षों को कैसे हानि होती है? 15. विवाह के भार का सामना करने के लिए समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार बेईमानी करते हैं? 16. यदि विवाह में कम खर्च किया जाए तो समाज को क्या लाभ होगा? 17. बढ़ी हुई आमदनी का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? 18. विवेकशीलता का तकाजा क्या है? 19. विवाह प्रथा में सुधार का प्रारंभ कैसे किया जाए? युग की मांग क्या है? 20. विवाह उत्सव की योजना के सही आधार क्या हैं? बाल विवाह एक कुप्रथा। अपने देश में बाल विवाहों का प्रचलन बहुत है। पिछड़े वर्गों में, छोटे देहातों में तो इतना बड़ा शौक चाव रहता है कि छोटे बच्चों का विवाह करते हुए एक हर्षोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा। कुछ दिन पहले तो एक गर्भस्थ बच्चों की अगाऊ शादियां हो जाती थी और दूध पीते बच्चों का गोदी में लेकर उनके अभिभावक विवाह कर लेते थे। अब थोड़ा सुधार हुआ तो 10 और 15 वर्ष के बीच देहाती क्षेत्र में इतने अधिक विवाह होते हैं जिन्हें देखकर यही लगता है कि हमारा पिछड़ापन अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। शारदा एक्ट और दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून यूं तो बने पड़े हैं पर वे राजकीय आधार पर मुकदमे चलाकर दंडनीय न होने के कारण प्रभावहीन बने हुए हैं। लाखों बाल विवाह हर साल अपने देश में होते हैं और उनसे उन बालकों की शारीरिक मानसिक क्षति तो होती ही है, इसके साथ ही दुष्परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ता है। भरतपुर की घटना है कि एक विवाह हो रहा था। लड़की बहुत छोटी थी। जब पानी ग्रहण के समय पुरोहित ने लड़के को कहा, लड़की का हाथ पकड़ो। वर महोदय ने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की ने तमाचा मारा और बोली, अब की बार अगर हाथ पकड़ा तो पटक कर चढ़ बैठूंगी। अबोध बालिका के इस व्यवहार पर कुछ लोग हंस पड़े, कुछ भीतर से बड़े दुखी हुए कि यह विवाह है या भारतीय समाज की छिछलेदारी। समस्त शरीर के साथ ही जननेंद्रियों की कोमल कलपुर्जों की परिपक्वता पुष्ट होती है। असमय ही उन्हें छेड़ना और सताना शुरू कर दिया जाए तो उसका परिणाम यौन रोगों के रूप में सामने आता है। बाल विवाह जननेंद्रियों संबंधी अनेक रोगों को आमंत्रण देना है। अपने देश में यौन रोगों की चर्चा एक लज्जा का विषय माना जाता है, इसलिए अधिकांश व्यक्ति उन कष्टों से ग्रसित होने पर भी छिपाए रहते हैं। कहते तब है जब पीड़ा असहाय हो जाती है। तलाश किया जाए तो बाल विवाह के फलस्वरूप प्रेम में स्वप्न दोष, बहुमूत्र, पेशाब की जलन, नपुंसकता, शीघ्र पतन, बांझपन, प्रदर, मासिक धर्म की गड़बड़ी एवं पीड़ा जैसे असंख्य यौन रोगों की से ग्रसित लाखों नर नारियां मिल सकते हैं। यह रोग शरीरों को खोखला करते रहते हैं, उनमें तरह तरह की छोटी बड़ी बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। ऐसे दंपति जिन्होंने छोटी आयु से ही अपने शरीरों को निचोड़ना शुरू कर दिया, कभी परिपुष्ट, सुंदर और निरोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। कच्चे बीज यदि बोए जाएं तो अच्छी सफल उगने की आशा कौन करेगा। बाल विवाह के कुछ चक्र ने जिन्हें चूसे हुए आम की तरह निचोड़ डाला है, उनकी संतान कमजोर, बीमार, अल्प आयु, मंद बुद्धि तथा अधपगली जैसी ही होंगी।
वे बच्चे किसी तरह भी जी लिए तो उनसे किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन या पुरुषार्थ की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे दुर्बल काया और मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई संतानें धरती माता के ऊपर भार बढ़ाना ही है। पीढ़ियां एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल होती चली जाएंगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बौद्धिकता का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जाएगा। बाल विवाह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है, राष्ट्रीय समर्थता के लिए एक सघन संकट है। हमें अपने नस्ल खराब करने की जोखिम नहीं उठाना है तो प्रचलित बाल विवाह प्रथा की उपेक्षा करनी चाहिए। अपरिपक्व शरीर से अल्प आयु की लड़कियां यदि प्रजनन करती हैं तो उनका अपना जीवन भी संकट में रहता है। अस्पतालों की रिपोर्ट बताती है कि 20 वर्ष से कम आयु की जितनी लड़कियां प्रसव पीड़ा में मरती हैं उसमें चौथाई भी बड़ी आयु की स्त्रियां उस संकट में प्राण नहीं गंवाती। लड़कियों की जान को जोखिम में डालकर विवाह का हर्षोत्सव मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समझदार कहे जाएं और कैसे माना जाए कि वे अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हैं। बाल विवाह के शिकार लड़के प्रसव पीड़ा में तो नहीं मरते पर उनकी भी कम दुर्दशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी, रुग्ण संतान को लेकर वे जिस तरह रोते कलपते हैं उसे देखते हुए बाल विवाह का खेल एक कौतुक मात्र नहीं रह जाता वरन एक भयावह अभिशाप के रूप में उन्हें आजीवन उस दुर्भाग्य के लिए रोना पड़ता है। भारतीय समाज में बाल विवाह जैसी हानिकारक परंपरा देखकर श्री हरिविलास शारदा का मन करुणा से भर उठा। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध क्रांति खड़ी कर दी। रूढ़िवादी पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया पर वे अंततः शारदा एक्ट पास कराने में सफल हुए। इस तरह बाल विवाह पर कानूनी रोक लग सकी। बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विशेषतः लड़कियों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। ससुराल में बहू को कुछ दूसरे किस्म से रहना पड़ता है। उठती उम्र की आकांक्षाओं को कुछ अधिक हंसी खुशी और स्वच्छंदता की जरूरत पड़ती है। माँ बाप के घर ही यह सहज सुलभ स्थिति संभव है। इसी वातावरण में मनोविकास के लिए खुली हुई और उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। यदि उठती उम्र की मनोवांछनाएं बंदी गृह जैसी ससुराल में दबी भीची बना दी जाएं तो उसमें भीतर ही भीतर एक घुटन जैसी पैदा होती है। छोटी आयु की लड़कियां इस विवस्था में भीतर ही भीतर बुरी तरह फड़फड़ाती है पर कुछ कर नहीं सकती। उनकी यह विवस्था मानसिक रोगों के रूप में फूट पड़ती है। नई उम्र की लड़कियां को मूर्छा, दौरा, मिर्गी, भूत प्रेत, भयंकर स्वप्न, दिल की धड़कन, डर आदि कितनी ही ऐसी व्यथाएं फूट पड़ती हैं जिनका एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं शारीरिक घुटन भी होता है। बड़ी आयु में लड़कियां दाम्पत्य जीवन में रस लेने लगती हैं और वे ससुराल के दबे भीजे वातावरण को भी संतुलित कर लेती हैं पर छोटी आयु की अविकसित मस्तिष्क की भावुक लड़कियां उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल ना सकने के कारण उद्विग्न विक्षिप्त सी रहने लगती है और अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खो बैठती है। भारतीय नारी की मानसिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण असमय ही एक भार पड़ जाना है। बड़ी उम्र में विवाह होने पर मानसिक दृष्टि से असमर्थ लड़कियां ही इस भार से बच सकती हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रख सकती हैं। यह सोचना उचित नहीं है कि जल्दी विवाह कर देने पर लड़कियां शीलवान बनी रहती हैं और बड़ी आयु पर विवाह होने से उनमें चारित्रिक दोष आने का खतरा रहता है। खतरा आयु से नहीं वातावरण से संबंधित है। छोटे बच्चे भी कुमार्गी हो सकते हैं। दूषित वातावरण और गंदी परिस्थितियों में रहना पड़े तो गृहस्थ वैधव्य वृद्धावस्था तक में चरित्रहीनता का खतरा बना ही रहेगा। अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और विवाहित सदाचारी बने रहते हैं। यह सोचना भ्रमपूर्ण है। बाह्य प्रतिबंधों से नहीं, मानसिक प्रतिबंध ही किसी को सदाचारी बनाए रख सकते हैं। सो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए,
उन्हें मनस्वी और चरित्रवान बनने में उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण देना चाहिए। अन्यथा विवाह होने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे पतनोन्मुख होने से बची जाएं। प्रश्न, बाल विवाह के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हम अभी तक पिछड़े हुए हैं। 2. शारदा एक्ट तथा दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून क्यों प्रभावहीन हैं? 3. बाल विवाह में मानसिक एवं शारीरिक हानियां क्या है? 4. बाल विवाह से उत्पन्न संतान किस तरह की होती है? 5. बाल विवाह लड़के के लिए किस प्रकार घातक सिद्ध हो सकता है? 6. बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लड़कियों पर किस प्रकार बुरा पड़ता है? 7. बड़ी आयु में लड़कियां दाम्पत्य जीवन के अनुरूप क्यों हो जाती हैं? 8. क्या छोटी आयु में विवाह कर देने से लड़कियां शीलवान बनी रहती है? 9. उस कारण को समझाएं जिसके कारण लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया जाता था।